इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। नाइट्रस एसिड को यानी HNO2 को सबसे पहले फार्मेशन का मेथड देखते हैं कि कैसे नाइट्रस एसिड का फार्मेशन होता है नाइट्रस एसिड का। तो देखिए, अगर सोडियम नाइट्राइड को HCl के साथ ले लिए, सोडियम नाइट्राइड अगर HCl के साथ ले लिए तो बताइए HNO2 बनता है यानी नाइट्रस एसिड बनेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 को अगर HCl के साथ लेते हैं तो HNO2 का फार्मेशन होता है यानी नाइट्रस एसिड का फार्मेशन होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड का फार्मेशन होता है। तो ये पहला मेथड हुआ। देखिए, दूसरा अगर हम बेरियम नाइट्राइड को यहाँ पर लेते हैं, बेरियम नाइट्राइड को लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा BaNO2 का होल ट्वाइस है और H2SO4 के साथ लेते हैं तो बताइए बेरियम सल्फेट बनता है और यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का फार्मेशन होता है। तो देखिए, सोडियम नाइट्राइड और बेरियम नाइट्राइड दोनों बताइए एसिड से यानी HCl या H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड का फार्मेशन करते हैं। N2O3 जरा बताइएगा, एक तरह का मिक्सचर होगा NO और NO2 का यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और नाइट्रिक ऑक्साइड का। N2O3 देखिए NO और NO2 का मिक्सचर है। ये N2O3 को अगर आइस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, याद रखिएगा आइस कोल्ड वाटर के साथ, तो 2HNO2 का फार्मेशन होता है, मतलब नाइट्रस एसिड का फार्मेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहला मेथड हमारा था NaNO2 को HCl से रिएक्ट कराया, HNO2 बन गया और बेरियम नाइट्राइड को H2SO4 से रिएक्ट कराया, बेरियम सल्फेट और HNO2 का फार्मेशन हो गया। N2O3 को आइस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो 2HNO2 का फार्मेशन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में HNO2 जो होता है ये एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो नाइट्रस एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। तो इसमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होगी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होगी। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 2HNO2 जरा बताइएगा, यहाँ पर ब्रेक करेगा H2O और 2NO प्लस O में। इसका मतलब 2HNO2 बताइएगा वाटर में जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में जाएगा और साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन बताइएगा ऑक्सीडेशन को कराएगा। सम ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। देखिए, कुछ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को देखते हैं। इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। याद रखिएगा, ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा। इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन में। देखिए, 2HNO2 ब्रेक करेगा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड में और साथ साथ बताएगा यहाँ पर H2O और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन जरा बताइए Ki H2O और O के साथ रिएक्ट करके बताइए 2KOH प्लस I2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, सबसे पहले 2HNO2 बताइए 2NO प्लस H2O साथ में नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन बताइए पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके KOH और I2 का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग कहते थे यहाँ पर ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। तो देखिए, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा और देखिए हो गया 2Ki प्लस 2HNO2 यानी बताइएगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस नाइट्रस एसिड बताइए बन गया आपका 2KOH प्लस I2 प्लस 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया बताइए, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में। तो पोटेशियम आयोडाइज को बताइएगा किसमें, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराना हो तो बताइएगा ये इस HNO2 बताइएगा इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आप याद रखिएगा HNO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दोनों का काम करेगा। तो ये हम लोगों ने इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखी, यानी किस तरह से ये ऑक्सीडाइज किया। दूसरा देखिएगा, इट ऑक्सीडाइजेस Hi टू I2 बताइएगा यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ पर आयोडाइज बताइएगा ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, I2 में। देखिए, 2HNO2 लिया, ये फिर से आपका नेसेंट ऑक्सीजन देगा और 2Hi से रिएक्ट कराया, डायरेक्ट यहाँ पर 2NO बन गया और साथ में 2H2O प्लस I2 का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ पर किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो देखिए, 2HNO2 2Hi से कंबाइंड करके 2NO प्लस 2H2O और प्लस I2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, दो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने देख लिया। एक तो हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराया, दूसरा हम लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराया। अब देखिए, अगर Fe+2 है, इसका मतलब फेरस है और फेरस को अगर ऑक्सीडाइज कराना है फेरिक में तो बताइए यहाँ पर HNO2 भी ऑक्सीडाइज करा देता है क्योंकि इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीडाइज करा देगा फेरस को फेरिक में। इसी तरह से स्टेनस को बताइए किसमें, स्टेनिक में ऑक्सीडाइज करा देगा। तो इस तरह से देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराया विद द हेल्प ऑफ HNO2 जो कि नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा और जिससे बताइए पोटेशियम आयोडाइड किससे, आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने Hi को I2 में ऑक्सीडाइज कराया। देखिए, 2HNO2 प्लस 2Hi गिव्स 2NO प्लस 2H2O प्लस I2 का फॉर्मेशन हुआ।
फेरस को बताइए फेरिक में ऑक्सीडाइज कराया और स्टेनस को स्टेनिक में Sn+4 में ऑक्सीडाइज कराया। अब इसके आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिए आपको बता दें, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। देखिए फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, ये ऊपर हम लोगों ने दिखाया था, फेरस को फेरिक में और स्टेनस को स्टेनिक में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे देख लीजिए, इसको पूरा करिए। 2HNO2 बताइए 2NO प्लस H2O प्लस नेशन ऑक्सीजन में जाता है। ये फेरस सल्फेट से रिएक्ट करता है फेरस सल्फेट के साथ H2SO4 के साथ और नेशन ऑक्सीजन होगा और बताइए क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नेशन ऑक्सीजन बताइए क्या बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। यानी फेरस किसमें, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट किसमें, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो नेशन ऑक्सीजन से नेशन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी। देखिए 2HNO2 बचा और प्लस 2FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2NO प्लस 2H2O का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से यहाँ पर फेरस सल्फेट किसमें, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ HNO3 यानी नाइट्रस एसिड। अब देखिएगा, आपसे बताया था कि HNO2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है और बताइए ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी करता है। याद रखिएगा, जिनके भी जिस भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम, थोड़ा सा एक शॉर्टकट है पहचानने का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। अगर आपका बताइए सेंट्रल एटम बताएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बताएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। जैसे देखिएगा HNO2 में अगर आप देखें, HNO3 में नाइट्रोजन का +5 होता है जबकि HNO2 में +3 होता है। तो +3 बताइएगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। तो देखिएगा नाइट्रस एसिड इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को देखिए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में नाइट्रस एसिड इजीली ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड इजीली ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड, देयरफॉर इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड बताइएगा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, नाइट्रिक एसिड में, इसीलिए ये ऐड करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। HNO2 बताइए नेशन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, HNO3 का फॉर्मेशन यानी नाइट्रस एसिड से किसमें, नाइट्रिक एसिड में बदल गया। तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, इट रिड्यूसेस H2O2 टू वाटर। याद रखिएगा, वाटर H2O2 में 2 ऑक्सीजन, वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो एक तरह से रिडक्शन हो गया। तो देखिए H2O2 सबसे पहले जाएगा H2O प्लस O में और HNO2 बताइए यहाँ पर नेशन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HNO3 में जाएगा, यानी नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं और नेशन ऑक्सीजन से नेशन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। H2O2 प्लस HNO2 गिव्स HNO3 प्लस H2O। इसका मतलब देखिए यहाँ पर पराक्साइड जो है, हाइड्रोजन पराक्साइड, वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से देखिए नाइट्रस एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, क्योंकि नाइट्रस एसिड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, देयरफॉर इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो। HNO2 देखिए नेशन ऑक्सीजन से कंबाइन करके तुरंत नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और इसकी पहली जरा बताइए एग्जाम्पल हमने देखा है, H2O2 को वाटर में कन्वर्ट करता है। H2O2 देखिए H2O प्लस नेशन ऑक्सीजन में चला गया और HNO2 ये नेशन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, HNO3, और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो H2O2 प्लस HNO2 बताइए बन गया HNO3 प्लस H2O। और ये देखिए इट रिड्यूसेस आयोडीन एंड ब्रोमीन टू HI एंड HBr रिस्पेक्टिवली। याद रखिए, ये आयोडीन और ब्रोमीन को HI और HBr में बताइएगा कन्वर्ट कर देता है। जैसे HNO2 I2 से रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, बताइए 2HI बनाएगा और HNO3 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रस एसिड ने क्या किया, आयोडीन को HI में कन्वर्ट कर दिया, तो HNO2 आयोडीन से रिएक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में 2HI प्लस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एक तरह से यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है ये। और HNO2 बताइए ब्रोमीन से रिएक्ट कर वाटर के प्रेजेंस में 2HBr और HNO3 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए ये आयोडीन और ब्रोमीन को रिड्यूस कर देता है किसमें, HI और HBr में रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल देखे। एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ये H2O2 को वाटर में रिड्यूस करता है, दूसरे में जरा बताइएगा I2 और Br2 को HI और HBr में रिड्यूस करता है और विद द हेल्प ऑफ HNO2। और देखिए रिएक्शन, अब देखिए 3rd नंबर पर हम लोग देख रहे हैं, ये बताइएगा 2nd नंबर पर हम लोगों ने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1st नंबर पर हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी और ये 3rd नंबर है
और देखिए थर्ड नंबर में देखिए रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग NH2 ग्रुप की बात करेंगे। देखिए यूरिया है NH2CO NH2, और यूरिया जो होता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब वाज यूरिया। याद रखिए पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था वो यूरिया होता है। यूरिया जब बताइएगा नाइट्रस एसिड से कंबाइन करता है तो नाइट्रोजन CO2 और वाटर बाहर निकालता है। देखिए NH2CO NH2 2HNO2 से कंबाइन करके N2 + CO2 + 3H2O का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से देखिएगा जब एथाइल एमीन यानी C2H5 NH2 बताएगा HNO2 से कंबाइन करता है तो नाइट्रस एसिड बताएगा एक स्ट्रांग बताइए यहाँ पर डी नाइट्रोजनेटिंग एजेंट का काम करता है, डी नाइट्रोजनेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो एक तरह से नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है और वो डी नाइट्रोजनेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ग्रुप से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से नाइट्रोजन को बाहर निकालता है। जिस तरह से देखिए इथाइल एमीन में ये N2 को बाहर निकालता है और बना देता है यहाँ पर क्या इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग बताइए एनिलीन से अगर HNO2 को कंबाइन करें तो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एनिलीन से अगर HNO2 का कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन याद रखिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर लेते हैं, यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं तो बताइए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है C6H5N2 प्लस और Cl माइनस बनेगा। याद रखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड की तरह और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वैसे ही कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैंडमेयर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन और बाश-सीमेंस रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए आपको बता दें जो नाइट्रस एसिड है एक तरह से ये डी नाइट्रोजनेटिंग एजेंट का काम करता है और नाइट्रोजन को बाहर निकालता है। तो डी नाइट्रोजनेटिंग एजेंट का काम करेगा, यूरिया से बताइए दोनों नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा, जबकि C2H5 NH2 से भी नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर या सिंपली टेम्परेचर 0 से 5 नहीं लेते हैं तो ये जो एनिलीन है ये फिनाल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर को 0 से 5 लेते हैं तो एक स्पेशल कंपाउंड बनता है और इस स्पेशल कंपाउंड का नाम होता है BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बड़ा हिट कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे की बात करते हैं। HNO2 जो होता है और फार्म ग्रीन सोल्यूशन विद K2Cr2O7। याद रखिएगा HNO2 ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। साथ साथ HNO2 डीकलराइज कर देता है KMnO4 सोल्यूशन को। और देखिए इसके बाद HNO2 देखिए ऑटोमेटिक बताएगा ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अपने आप ऑक्सीडाइज होकर HNO2 बताइए HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसीलिए इसको बताइएगा ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। 2HNO2 बताइएगा H2O + 2NO + O में जाता है और HNO2 बताइए नेशन ऑक्सीजन से कंबाइन करके HNO3 का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए इसको अगर ऐड करें तो 3HNO2 बताइएगा किस में जा रहा है, HNO3 + 2NO + H2O में, और नेशन ऑक्सीजन से नेशन ऑक्सीजन कैंसिल हो जा रहा है। इस तरह से देखिए ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए ऑटो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलगान की। कैलगान इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। याद रखें कैलगान को वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। याद रखिएगा Na2PO3 या Na2NA4PO3 का फार्मूला होता है। याद रखिए सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, Na2PO3 का होल 6 होगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होगा। और देखिएगा इट्स वाटर सॉफ्टनर प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी जो वाटर सॉफ्टनर प्रॉपर्टी होती है, ऐसा क्यों होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देखिए Na2NA4PO3 का होल 6 2 कैल्शियम से कंबाइन करेगा, बन जाएगा Na2CaPO3 का होल 6 और साथ में 4Na+। तो बताइएगा ये क्या बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। और याद रखिएगा इसकी जो वाटर सॉफ्टनर प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है Na2CaPO3 का होल 6 + 4Na। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर बताइएगा ग्रुप 15 एलिमेंट से नाइट्रोजन फैमिली से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है वो कहेंगे ऑल्दो नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। याद रखिएगा नाइट्रोजन में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेकिन ये पेंटाहाइलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो बताइए ये पूछा गया है। नाइट्रोजन विथ N = 2। याद रखिए इसके आंसर में देखिएगा नाइट्रोजन का जरा बताइए जो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं वो 2 होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ S और P ऑर्बिटल हो सकते हैं। याद रखिए अगर नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है तो सिर्फ S ऑर्बिटल होता है, 2 होता है तो S और P दोनों हो सकते हैं, और अगर 3 होता है तो SP D हो सकता है, और अगर 4 है तो SP DF होता है।
तो नाइट्रोजन का जो यहाँ पर n है वो 2 है, s और p ऑर्बिटल होगा ओनली। इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। अगर d ऑर्बिटल नहीं है, याद रखिए वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। देखिए जैसे फास्फोरस में, फास्फोरस की बात करिए वहाँ पर d ऑर्बिटल होता है तो 3 और 5 वहाँ पर बताइए कोवेलेंसी होती है। ग्राउंड स्टेट में 3 होती है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, 5 होती है। लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो d ऑर्बिटल है ही नहीं तो ये बताएगा उनकी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं हो पाएगी। और बियॉन्ड 4, याद रखिए एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 से आगे नहीं जा पाएगी। दैट इज वाई इट डज नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइड। इसका मतलब ये पेंटा हाइलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। देखिए अमोनियम आयन में इसकी वैलेंसी 4 होती है कोवेलेंसी, इसलिए यहाँ पर 4 बार बनाते हैं, लेकिन 4 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि नाइट्रोजन का क्या बताइए नंबर्स ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो s और p ऑर्बिटल होगा। इट डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल टू एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, दैट इज वाई इट डज नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइड। इसी वजह से ये पेंटा हाइलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा जिस भी एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा वो वेरिएबल कोवेलेंसी को नहीं शो करेंगे। देखिए जैसे बताइए फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है तो 3 और 5 शो करता है। सल्फर में देखिएगा ग्राउंड स्टेट में 2 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6 होता है। इसी तरह से बताइएगा क्लोरीन में ग्राउंड स्टेट में 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 होगा, सेकंड में 5 होगा, थर्ड में बताइए 7 होगा। तो देखिए सल्फर में 2 4 6 होता है, फास्फोरस में 3 5 होगा, क्लोरीन में 1 3 5 7, लेकिन नाइट्रोजन में याद रखिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए नाइट्रोजन बताइएगा पेंटा हाइलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PS3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन NH3 वाई। याद रखिए यहाँ पर कहा गया PS3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमोनिया से कम होता है, जबकि याद रखिएगा ग्रुप वाइज में टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन बताइए अमोनिया से कम होता है, ऐसा क्यों है? अब देखिए इसका भी रीज़न आपको बताते हैं क्यों अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और PS3 का कम होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया PS3 है लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन अमोनिया, यानी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, PS3 का कम होगा। देखिए अनलाइक अमोनिया PS3 मॉलिक्यूल आर नॉट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखिए जिस भी एलिमेंट के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन यानी नाफ वाले एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर व्हेनेवर कहते हैं व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम अटैचेस विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी सीन। तो याद रखिए नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, जबकि फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। तो देखिए अनलाइक अमोनिया PS3 मॉलिक्यूल आर नॉट associated through hydrogen bonding in liquid state, that is why the boiling point of PS3 is lower than ammonia। यही रीज़न है कि बॉइलिंग पॉइंट जो PS3 का होता है वो लोअर देन क्या होता है, अमोनिया होता है। देखिए अनलाइक अमोनिया PS3 मॉलिक्यूल आर नॉट associated through hydrogen bonding in liquid state, that is why boiling point of PS3 is lower than ammonia। याद रखिएगा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और बताइए डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि PS3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से याद रखिएगा इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए बताएगा यहाँ पर दैट इज़ वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PS3 इज लोअर देन अमोनिया। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट PS3 की जो होती है वो अमोनिया से क्या होती है, कम होती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर पेंटा हाइलाइट्स मोर कोवेलेंट देन ट्राई हाइलाइट्स। ऐसा क्यों होता है कि पेंटा हाइलाइट जो बताएगा मोर कोवेलेंट होते हैं देन ट्राई हाइलाइट? तो देखिए अब इसको भी यहाँ पर समझते हैं। हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। याद रखिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। और आपको बता दें पोलराइजेशन जो होता है चार्ज अपॉन साइज के होता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, साइज छोटी होनी चाहिए। सो इंक्रीज इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, क्योंकि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताइएगा कोवेलेंट कैरेक्टर के होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो समझ में आई आपको यहाँ बताते हैं। तो देखिए कहा गया है वाई आर पेंटा हाइलाइट्स मोर कोवेलेंट देन ट्राई हाइलाइट्स। तो हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, higher the positive oxidation state of central atom, more will be its polarizing power, so increase in the covalent character of bond। याद रखिएगा कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल एटम एंड अदर एटम। इसका मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का,
जैसे बताइए, आप देखिए PCl5 में फास्फोरस का 5 होता है बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि PCl3 में क्या होता है +3 होता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए पेंटा हैलाइड्स में क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन चार्ज अपॉन साइज के होता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर के होता है। तो एज इन पेंटा हैलाइड्स द सेंट्रल एटम इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, while in trihalide it is in +3 oxidation state, therefore pentahalides are more covalent than trihalide, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव बताएगा यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, याद रखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इस वजह से पेंटाहैलाइड्स क्या होगा, पेंटाहैलाइड्स मोर कोवेलेंट होंगे किसकी कंपेरिजन में, ट्राईहैलाइड्स के कंपेरिजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड की हम लोगों को यहाँ पर रिएक्शन देखनी है। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड जो है गिव्स डाई नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा जब भी हम सोडियम एजाइड को, एजाइड जो होता है N3- होता है, याद रखिएगा सोडियम एजाइड को जब भी हम हीट करेंगे तो सोडियम निकलेगा और 3N2 निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन हमको लिखनी थी थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड की, तो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड गिव्स डाई नाइट्रोजन गैस 2Na बताइएगा 2Na बताइए क्या हो जाएगा, 2Na बन जाएगा और +3N2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए इस तरह से सोडियम एजाइड को यानी Na को अगर हीट करते हैं तो सोडियम बनता है और 3N2 बनता है। 5th नंबर क्वेश्चन ये है, वाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन क्यों लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पर, याद रखिएगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। देखिए यहाँ पूछा गया कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर क्यों लेस रिएक्टिव होता है, तो देखिए कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, याद रखिएगा 941.4 किलो जूल पर मोल होगा। तो इतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इस बताइए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, देयरफॉर नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से नाइट्रोजन बताएगा रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच देखिए बॉन्ड जब बढ़ता है, बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी और वो 941.4 किलो जूल पर मोल होता है। इस वजह से नाइट्रोजन बताइए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एट रूम टेम्परेचर। देखिए दूसरा, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। याद रखिएगा आपको कंडीशन बतानी है किस पर अमोनिया ज़्यादा मिलेगा, कि हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, या बताइएगा हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, ये देखना है। इसको हम लोग ले चैटलियर प्रिंसिपल से देखेंगे। देखिए नाइट्रोजन N2 + 3H2 मिलकर बनता है 2 अमोनिया गैस, और देखिए 700 केल्विन या 500 केल्विन यहाँ पर लेते हैं और प्रेशर कितना लेते हैं 200 × 10⁵ पास्कल, इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। और देखिए आयरन ऑक्साइड और K2O + Al2O3 कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, तब जाकर अमोनिया का फॉर्मेशन तेज़ी से होता है। और डेल्टा H कितना होगा -92.4 किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो गई, ले चैटलियर प्रिंसिपल से अगर देखें, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा अमोनिया के ज़्यादा फॉर्मेशन के लिए। और देखिएगा अब यहाँ पर प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर, तो देखिए आगे यही बताया गया है, in accordance with Le Chatelier principle to maximize the yield, a high pressure of 200 × 10⁵ Pascal is used to increase the rate of reaction at a temperature around 700 Kelvin is used। और देखिए क्या क्या लेते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड मिक्सड विथ सम K2O and Al2O3 is used as a catalyst। Sometimes molybdenum is used as promoter to increase the efficiency of iron catalyst। याद रखिएगा ले चैटलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि अगर बताइएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो याद रखिएगा हाई टेम्परेचर जो होता है फेवर होता है, बताए हाई टेम्परेचर फेवर करता है किसका, एंडोथर्मिक डायरेक्शन को, और जबकि लो टेम्परेचर फेवर करता है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन पर। तो हमको जाना है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमको टेम्परेचर लो रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक तरह से 500 भी ले सकते हैं और यहाँ पर 700 केल्विन लिया गया, 700 केल्विन तक बताइए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जबकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लेना होगा और वो 200 × 10⁵ पास्कल लेना होगा। तो याद रखिएगा इन अकॉर्डेंस विथ ले चैटलियर प्रिंसिपल टू मैक्सिमाइज द यील्ड, हाई प्रेशर ऑफ
बताइएगा 200 into 10⁵ पास्कल इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन at temperature of around 700 Kelvin is used and iron oxide mixed with some K2O and Al2O3 is used as catalyst। देखिए समटाइम्स, देखिए आपको बता दें आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, मॉलिब्डेनम लेते हैं समटाइम्स जो कि प्रमोटर का काम करता है। तो आयरन मॉलिब्डेनम लेते हैं, आयरन बताइएगा कैटलिस्ट का, बताइए कैटलिस्ट का काम करता है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है। समटाइम्स एमओ इज यूज्ड एज अ प्रमोटर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आयरन कैटलिस्ट। देखिए अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कैसे अमोनिया रिएक्ट करता है Cu+2 से। तो देखिए अमोनिया या वाटर के साथ लें, एक्वस अमोनिया लेते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताइए क्यूप्रिक आयन से रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा CuNH3 का होल 4+2। याद रखिए टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन होता है। याद रखिएगा कॉपर सेकंड मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का क्या है, सेकंड है। तो याद रखिएगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन बनाता है, डीप ब्लू कलर का होता है। तो Cu+2 आयन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा Cu+2 आयन रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ अमोनिया से टू फॉर्म डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया, क्यूप्रिक आयन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।